Hello students, good morning all of you. So today we are going to discuss some most important sample paper for your RBSc class 12th board examination. तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है जो कि आपके 56 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। टोटल जो पेपर रहेगा आपका ये रहेगा आपका 56 मार्क्स का। इसमें आपके 30 मार्क्स किसके होंगे, प्रैक्टिकल्स के होंगे एंड 14 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं। 14 किसके होते हैं, आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का जो है वेटेज रहता है केमिस्ट्री का, जिसमें आपका थ्योरी सेक्शन होता है 56 मार्क्स का। गॉट इट? तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। This is a property of an ideal solution. Option number A, it follows Raoult's law. Delta H mixing is equal to 0, delta V mixing is equal to 0 and all of the above. मैं आपको बता रही हूँ आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? जिसके लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 आता है, डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 रहेगी और जो कि फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ को, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे जो ऑप्शन है वो 3 के 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड करता है आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रस्टिंग इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रस्टिंग होता है, जो मेटल का सरफेस जो करोड हो जाता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, उसमें जो रस्ट जो होता है वो आपसे पूछा है वो किसका मिक्सचर होता है। वो मिक्सचर होता है FeOOH का होल थ्राइस, FeO का होल थ्राइस, Fe2O3 FeOH का होल ट्वाइस, Fe3O4 FeOH का होल थ्राइस। ये जो रस्ट होता है दैट इज Fe2O3 FeOH का होल थ्राइस। क्लियर है? तो जो मिक्सचर होता है रस्ट दैट इज Fe2O3 FeOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the time taken for 90%, it is percentage time, 90%, the time taken for 90% completion of the first order reaction will be approximately। आपके जो 90% completion का जो टाइम होता है वो किसके अप्रोक्स होता है, that is 1.1 times of the half life, 3.3 times of the half life, 3.5 times of the half life, 4.4 times of the half life, that is 3.3 times of the half life। ये हम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं कि कितने टी हाफ होते हैं आपके 90% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो आप आंसर नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी। आपको रेट कांस्टेंट मींस के की यूनिट बतानी है, के यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर आपको के की यूनिट पूछी है तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू का फॉर्मूला होता है बेटा मोल डिवाइडेड बाय लीटर राइट टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, राइट, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे किसके लिए पूछा है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। पुट द वैल्यू ऑफ n, मोल राइज टू द पावर 1 माइनस 2 मीन्स -1, लीटर टू द पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी आपके सेकेंड ऑर्डर के के की यूनिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, मोल टू द पावर -1, मोल टू द पावर -1, लीटर टू द पावर 1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 माइनस n, 1 माइनस 2, -1, मोल -1, लीटर 1, राइट। यहाँ पे होगा आपके बेटा ये लीटर पे नहीं, यहाँ पे आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, इसको करेक्ट कर लेना, ये आपके मिस्टेक दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What happened to the atomic size of lanthanide as atomic number increase? जैसे जैसे लैंथेनॉइड के अंदर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, आपको पता है ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो इसमें पूछा है रेडियस रिमेन अनचेंज, नहीं, रेडियस इंक्रीज, नहीं, फर्स्ट द रेडियस इंक्रीज देन डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ द लैंथेनॉइड इज इंक्रीज देन आपकी जो रेडियस होगी दैट विल डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ EDTA -4 इज, कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, कितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं, कितने एटम हैं जो डायरेक्टली बाइट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटेट। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटेट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, इज अ हेक्साडेंटेट ligands. Hexadentate ligands means what is its density, वो denticity, that is 6. The coordination number of EDTA is 6. Option number B. Next question है, which element is found in chlorophyll? क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है बेटा, कोबाल्ट नहीं, आयरन नहीं, निकेल नहीं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम विल फाउंड इन द क्लोरोफिल पिगमेंट। DNA contain bases adenine, guanine, thymine, cytosine. Adenine, guanine, uracil and cytosine. Uracil is a base of RNA, not DNA. ये RNA का बेस है, DNA का नहीं है, none of and both नहीं। तो आपके DNA के अंदर कौन कौन से बेसिस मिलते हैं, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आप DNA RNA का बायो में भी स्टडी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन अबंडेंस अमाउंट इन नेचर? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि अबंडेंट अमाउंट में नेचर में पाया जाता है, दैट इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज एंड स्टार्च। तो आपके जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट में जो कंपाउंड मिलता है दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द प्लांट, क्लियर? तो प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज इज द अबंडेंस अमाउंट इन नेचर। सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका कौन सा मिलता है, सेलुलोज। हिंसबर्ग रिएजेंट इज, हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपको याद रखना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, बेंजीन रिएक्ट टू डाइजोनियम क्लोराइड X टू गिव अ डाई दैट रिएक्टेंट X इज। आपसे पूछा है कि बेंजीन जब डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक डाई कंपाउंड बनाता है। कैसा बनाता है? डाई। आपको पूछा है व्हाट इज दिस X कंपाउंड कौन सा हो सकता है? क्लियर है? तो X कंपाउंड हमें पता है बेटा, यहाँ पे हमारे कौन से बनते हैं, डाई फॉर्मेशन करता है व्हेन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो कंपाउंड होता है आपका डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl-, it will react with बेंजीन और या फिर अनिलीन, राइट? तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से आपका HCl रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा। क्लियर? ये जो नया कंपाउंड बन के रेडी होगा दैट विल N डबल बॉन्ड N एंड दिस अनिलीन, राइट? ये एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन इज अ येलो डाई, येलो डाई। क्लियर है? इट इज अ येलो डाई। तो ये आपका है, देखते हैं इनमें से कौन सा रिएक्ट करता है। C2H5OH, C2H6, C6H5NH2, that is aniline. Aniline react with diazonium chloride to form a azobenzene. It will be red dye. क्लियर है? तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकस रिएजेंट इज anhydrous CuCl2HCl, anhydrous ZnCl2HCl, anhydrous CuCl2H2SO4, anhydrous ZnCl2H2SO4. Which is Lucas reagent? Lucas reagent is ZnCl2 in presence of concentrate HCl. It is a Lucas reagent. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है? Next question, which gas is produced when alcohol react with sodium? When alcohol react with sodium, alcohol, for example, CH3, CH2OH will react with Na metal to form CH3, CH2ONA, sodium ethoxide plus H2 gas. Clear? बैलेंस के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 आएगा. तो विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल? H2 गैस. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक? इनमें से आपका कौन सा है जो एनेस्थेटिक के लिए यूज किया जाता है? तो एनेस्थेटिक के लिए यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म, एसिटिलीन, मीथेन या फिर आइडोफॉर्म. आपके एनेस्थेटिक के लिए जो यूज किया जाता है दैट विल बी क्लोरोफॉर्म. कौन सा यूज किया जाता है बेटा? क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म विल यूज एज अ एनेस्थेटिक. व्हाट इज द कंपाउंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन? आपको बी बताना है. रिएक्शन देखते हैं C2H5Br. Clear? It will react with KCN to form C2H5Cn. On hydrolysis of Cn will convert into COOH. तो C2H5COOH क्या है बेटा ये? It is प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड देख लेते हैं. प्रोपेनोइक एसिड किस ऑप्शन में है? इथाइलिन क्लोराइड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCN ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव प्रोपेनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज SN2 इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. SN2 रिएक्शन के अंदर इनमें से कौन सा है जो फॉर्म होता है? ट्रांजिशन स्टेट, कार्बोनाइन, कार्बोनियम आइन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोनाइन. कार्बोनियम आइन इज फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन. क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन. लेस हिंडर्ड इज द ट्रांजिशन स्टेट, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ SN2. क्लियर है? तो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. Next question is, it is advisable to use in the car radiator. It is advisable to use in the car radiator is ethylene glycol. कार रेडिएटर के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? That is ethylene glycol. Ethylene glycol is used in the car radiator. Is it clear? Next question. Potential difference is measured by voltmeter. किसके थ्रू मेजर किया जाता है? measured by voltmeter. It is measured by voltmeter. On increasing the concentration, the speed of the reaction will increase. क्या होगा बेटा? Speed of the reaction will increase. जैसे जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. आप सबको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. विच वन हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? Mn हैव +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा दैट विल Mn.
Mn. Mn manganese. Manganese is having the highest oxidation state among the transition element. Next question is the IUPAC name of CONH3 का whole 5 ONO+2 ion. क्लियर है? यहां पे लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे पेंटाअमीन. क्या नाम होगा? पेंटाअमीन नाइट्राइटो. इसके लिए लिखोगे नाइट्राइटो, पेंटाअमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट, पेंटाअमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट, कोबाल्ट. अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Cu का मानेंगे हम X, देन इस पे 0, इस पे होता है माइनस का 1. 0 एंड -1 इज इक्वल टू +2. -1 इट विल ट्रांसफर +1 एंड X विल कम्स आउट टू बी +3. तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा? इसको लिखा जाता है इस तरीके से, +3. इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3. तो पेंटाअमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड इट विल आयन. तो आयन वर्ड यूज करोगे आप. तो पेंटाअमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड इज द IUPAC नेम ऑफ CONH3 का whole 5 ONO+2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कॉज डिजीज. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A causes disease, that is night blindness. Night blindness. Night blindness is caused by the deficiency of vitamin A. General formula of alcohol is, what is the general formula of alcohol? That will CnH2n plus O, H2n plus O. ये आपका हो जाएगा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, CnH2n plus O, CnH2n plus O, CnH2n plus 1O, सॉरी CnH2n. आपका यहाँ पे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2, राइट? तो यहां से क्या हो जाएगा? CnH2n plus 1O. ये हो जाएगा आपका एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला ऑफ H, ये हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ H, CnH2n plus 1O. ये है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइइथाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ऑन हीटिंग इथाइल क्लोराइड विद AgCN इज ऑब्टेन्ड. आपका जब भी इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ हीट करोगे तो व्हाट विल ऑब्टेन? इथाइल क्लोराइड C2H5 क्लोराइड मीन्स Cl. इट विल रिएक्ट विद AgCN. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर. तो C2H5Cl इज रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म C2H5NC आइसोसाइनाइड. इथाइल आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन. क्लियर है? यहां पे आएगा इथाइल आइसोसाइनाइड. और यहीं पे अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलती कि C2H5Cl रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म इथाइल साइनाइड. जब भी ACN के साथ रिएक्ट करेगा तो N विल कनेक्ट टू द C एंड व्हेन KCN देन C विल कनेक्ट टू द C. क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है. जब KCN के साथ रिएक्ट करेगा तो CN आएगा यहाँ पे, और जब आपका यहाँ पे AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तो NC आएगा, आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी टू सॉल्यूशन विच एक्सिबिट पॉजिटिव सॉल्यूशन
फ्रॉम राउल्स लॉ, मतलब पॉजिटिव डेविएशंस जो शो करते हैं ऐसे दो कंपाउंड का आपको नाम बताना है, 2 सॉल्यूशन का नाम बताना है। तो आप इसमें लिख सकते हो ईथर प्लस एसीटोन। ईथर प्लस एसीटोन का जो सोल्यूशन है इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एंड इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर ऑल्सो शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। आपको 2 पूछा गया है, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 सॉल्यूशन विच एक्सिबिट पॉजिटिव सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ईथर प्लस एसीटोन विल शो पॉजिटिव डेविएशन and ethyl alcohol plus water also show positive deviation from Raoult's law. Next question is, what is the relationship between specific conductivity and cell constant? तो cell constant and specific conductivity is what? kappa is equal to G into G star. क्लियर है? ये आपका रिलेशन होता है किसमें? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी G is the conductance and G star is the cell constant. क्लियर? ये आपका रिलेशन होता है कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक। रिलेशन में पूछा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G into G star. व्हाट इज G? G is the conductance, G star is the cell constant. तो ये आपका रिलेशन होता है कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लैंथेनॉइड सीरीज द साइज ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन डिक्रीज विद एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड? अभी हमने देखा था क्वेश्चन कि लैंथेनॉइड के अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है साइज विल डिक्रीज। व्हाई? ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपसे इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम पूछा है तो इसका नाम होगा बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन NiCl का होल 4? NiCO का होल 4, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni? निकालते हैं इसका, जिसका निकालते हैं उसको मानते हैं X। CO इज द न्यूट्रल लिगेंड, तो चार्ज कितना है? 0 प्लस 4 into 0 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इन द स्पेस इज 0, तो X विल कम्स आउट टू बी 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO का होल 4 इज 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है? आयरन। कौन सा होता है बेटा? आयरन। राइट द नेम ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के 2 कंपोनेंट का आपको नाम बताना है, दैट विल अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स आर 2 कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। इज इट क्लियर? तो ये आपको छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो कि याद होना चाहिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको चैप्टर को इन डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। आपको मैंने बता रखा है बेसिक स्ट्रेंथ, जब भी अमीन के केस में बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ये है इन केस ऑफ इथाइलअमीन एंड ये है इन केस ऑफ मिथाइलअमीन। क्लियर है? ये पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, मिथाइलअमीन और इथाइलअमीन। इथाइल बोले तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, तो आपका 31 आएगा लास्ट में, 2 इज रिमेन सेम, एंड मिथाइल इज छोटा है तो इसलिए 13 आएगा, 13 आएगा। तो 231 एंड 213 दोनों आप याद कर सकते हो, किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। हमें यहाँ पे जो पूछा गया है, ये पूछा है C6H5NH2 C6H5N का होल थ्राइस, इट विल 1 डिग्री एनिलीन, इट विल 2 डिग्री, इट इज 3 डिग्री सॉरी, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर है? लेकिन आप सबको पता है यहाँ पे जो होते हैं बेंजीन, जब एनिलीन की हम बात करते हैं तो एनिलीन के अंदर बेटा यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं बेटा? रेजोनेंस में जाते हैं, और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये आपके डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है।
तो ये यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। इज इट क्लियर? तो एनिलीन तो आपका सबसे कम बेसिक होगा, तो यहां पे हम सबसे पहले आंसर जो करेंगे आपका सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा दैट इज CH3NH2। क्लियर है? इसके लॉन पेयर है यहाँ पे अवेलेबल, सबसे ज्यादा बेसिक है। देन आपका आएगा बेटा यहाँ पे दिस वन C6H5NH2। क्लियर है? यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग लगा हुआ है। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। क्लियर है? और फिर आएगा आपका यहाँ पे C6H5 का होल ट्वाइस NH। क्लियर है क्या? तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये आगे आएगा, सॉरी, और ये यहाँ पे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे दो CH3 ग्रुप भी लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप नहीं है। क्लियर है? तो ये पहले आएगा। यहाँ पे अगर मैं ABCD से आंसर लगाऊं तो A, B, C एंड D, तो ऑप्शन नंबर A सबसे ज्यादा बेसिक है, देन आपका C, देन आपका B और देन आपका D। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा जो कि आपको याद होना चाहिए। तो अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करना है। आपको ये ऑर्डर भी याद होना चाहिए, मैंने बताया था कौन सा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल C3H8O3 in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. This solution has a boiling point 100.42 degree. What mass of glycerol was dissolved to make this solution? Kb for this water is 0.512 Kelvin kg per mole। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको Kb की वैल्यू गिवन है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया बेटा इसमें मास ऑफ ग्लिसरॉल। क्लियर है? मास ऑफ ग्लिसरॉल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखो, पहले इसका गिवन देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो आपको गिवन है बेटा एक तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला दैट विल C3H8O3, C3H8O3। क्लियर है? नेक्स्ट आपको बेटा यहाँ पे मास ऑफ वाटर गिवन है दैट विल मास ऑफ वाटर कितना गिवन है आपको, गिवन है आपका 500 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट गिवन है हमें यहाँ पे बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB, TB इक्वल टू क्या है 100.42। क्लियर है? डिग्री सेल्सियस। ये आपका TB गिवन है। आपसे मास पूछा है, आपको KB गिवन है, KB इक्वल टू 0.512 केल्विन kg पर मोल। ये गिवन है आपको 512। ये आपको गिवन डाटा है, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है जब भी हमें बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। व्हाट इज TB? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB नॉट प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? यहां से हम पहले डेल्टा TB निकालेंगे। तो डेल्टा TB कैसे करोगे, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका TB सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपको गिवन है दैट विल 100.42 माइनस TB नॉट। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज 100। क्लियर है? तो यहां से डेल्टा TB विल कम आउट टू बी 0.42 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? आपको डेल्टा TB मिल गया। अब हमारे पास हमें पता है एक फॉर्मूला होता है व्हाट, डेल्टा TB इक्वल टू होता है आपका KB इंटू मोलैलिटी। क्लियर है? KB इंटू मोलैलिटी। अब इस फॉर्मूले से हमें मास निकालना है, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास, मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। क्लियर है? तो यहां से हमें पूछा गया बेटा, हमसे पूछा है मास ऑफ W1 पूछा है आपसे। तो W1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा TB कितना आया है 0.42 डिग्री इजिकल टू KB कितना गिवन है 0.512 इंटू इसका पूछा है x मान लेते हैं इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MW ऑफ ग्लिसरॉल दैट इज 92।
इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको गिवन है 500। जब आप इसको x को सॉल्व करोगे तो x विल कम आउट टू बी, कैसे हो जाएगा बेटा, x आपको निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.42 इंटू 92 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 0.512 इंटू 1000। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका यहां से, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, क्लियर है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहां से, इसका आंसर जो आएगा दैट इज 37.73 ग्राम। इतना आपको मास लेना है। तो मास ही पूछा था, देखो मैं आपको दिखाती हूं, आपसे मास पूछा गया था, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिजॉल्व, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिजॉल्व, हमसे मास पूछा था। तो मास कितना आया बेटा हमारे यहां से निकल के, मास आया है आपका 37.73। तो इस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को आपको 100% सॉल्व करके जाना है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी, क्या लिखा है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये मोलरिटी, मोलर मोलरिटी ऑफ द, सॉरी यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप सबको मालूम है व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी इज number of moles present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, right? And what is molarity? Number of moles present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस है आपका मेन कौन सा, यहाँ पे होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लीटर, 1 लीटर के लिए डिफाइन होता है मोलरिटी एंड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है आपका मोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करनी है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किस तरीके से करोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसा आएगा बेटा, देखो फर्स्ट ऑर्डर के हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का क्या तरीका होता है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम किसी भी का भी, हमें ROR जब लिखना होता है रेट ऑफ रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है, हम मान लेते हैं कि हमारा A है रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये हमने एक रिएक्शन क्या कर ली, कंसीडर कर ली। तो ROR कैसे लिखोगे इसके लिए, -DA डिवाइडेड बाय DT। एक तो ये हमारा मैटर तरीका होता है रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का। एक तरीका और होता है कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं KDT, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, और कैसे लिख सकते हैं हम, यहां से लिखेंगे हम, यहां पे लिख सकते हैं KA⁴ 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पे हम बात करें, इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ROR, देखो इसको हम दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करोगे, तो यहां से मैं -DA डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू हो जाएगा KA⁴ 1 को समथिंग टू पावर 1 वही होगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से हम करेंगे A को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा DA डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं माइनस को DT को इधर भेजूंगी तो ये हो जाएगा माइनस का KDT। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो बहुत साइड, 0 to
टी। क्या आएगा आपका आंसर? जब भी आप डी ए ओवर ए का जब इंटीग्रेशन करोगे, ये आएगा आपका ln ए टी माइनस ln ए नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा आपका माइनस के टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी। तो यहां से क्या करोगे आप, इसको इधर ले आते हैं और इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा? ln ए टी प्लस के टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ln ए नॉट। क्लियर है? अब यहां से मुझे के टी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ln ए नॉट माइनस ln ए टी। क्लियर है? अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि ln ए नॉट माइनस ln ए टी को हम कैसे लिख सकते हैं? ln ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं आएगा, इस तरीके से हम ln ए नॉट बाई ए टी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये सेम, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी हो जाएगा बेटा ln ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। क्योंकि हम ln को सॉल्व नहीं करते, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसको लॉग में कन्वर्ट। तो के टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.303 ln सॉरी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। तो यहाँ से हमें k का एक्सप्रेशन चाहिए, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का। ये आपका एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का एक्सप्रेशन है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ड्राइव करना है पूरा अच्छे से, इसको अच्छे से आपको याद भी करना है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के लिए पूछा है तो हमने के लिए, टी का पूछेगा तो टी इधर चला जाएगा, के इधर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे हम जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। आपसे पूछा है एक्सप्लेन करिए इस चीज को। तो आप सबको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है? कलर्ड शो होते हैं ये कंपाउंड्स। क्या करते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है? तो आपको रीजन क्या लिखना है? ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन, उनकी वजह से ये जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट है, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल या तो पार्शियली या इनकम्प्लीट फिल्ड हो। कैसा होना चाहिए? या तो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए बेटा, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, या फिर आपका कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल। आपका या तो पार्शियली या फिर इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। उन्हीं एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। Zn जो होता है इसके में बेटा क्या होता है? ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। तो Zn, Hg एंड Cd ये तीनों ही क्या है? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो जाए, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स CuFe+3। इसका आपको क्या देखना है? बहुत सारी चीजें निकालनी है। कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर। तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम डिटेल में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो देखो कैसे करते हैं। हमें जब भी किसी का ज्योमेट्री वगैरह निकालना हो, हमें यहाँ पे पूछा गया है CuF6
+3। इसका आपको क्या क्या निकालना है बेटा? इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, क्लियर है? फर्स्ट। सेकंड में आपको इसको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको निकालना है इसका मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक नेचर। तो ये सारी चीजें हमें निकालनी है कोबाल्ट के लिए, ठीक है? तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 27, क्लियर है? तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d7 4s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट में इसका कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? तो CO+3 के केस में जब देखेंगे, क्योंकि -6+3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3 निकाल दो, 2 इससे और इससे, तो 3d6 4s0, राइट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा आपका 3d6 बनाना है आपको, 1 2 3 4 एंड 4s बनाना है, 4pb बनाना पड़ेगा आपको, और 4db बनाएंगे हम यहाँ पे, क्लियर है? ये है बेटा आपका 3d, दिस इज 4s 4p एंड 4d, राइट? अब आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, कैसे करोगे? 3d में 6 डालना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? ये आपकी इम्पिटी है 4s, और ये आपको क्या करना है यहाँ पे जो F है, अब हमको लिगेंड चेक करना पड़ेगा। लिगेंड कौन सा है बेटा अपने यहाँ पे क्या है? वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो पेयरिंग नहीं करेगा तो F जो है, F के जो लॉन पेयर्स हैं वो कहाँ पे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। F के जो लॉन पेयर्स हैं वो कौन कौन सी ऑर्बिटल को यूज करेंगे बॉन्डिंग करने के लिए? वो यूज करेंगे बेटा यहाँ पे एक S यूज करेंगे, P यूज करेंगे 3, और आपके D यूज करेंगे 2, इस तरीके से, क्लियर है? अब यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जब देखोगे आप, तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स को यूज किया बेटा हमने? एक किया आपने S के ऑर्बिटल को, आपने P के 3 ऑर्बिटल्स को यूज किया है, और D के कितने ऑर्बिटल्स को यूज किया है? 2 को। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा दैट विल sp3d2। कौन सा आएगा? sp3d2। और क्या पूछा है आपसे? हमसे पूछा गया है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बेटा यहाँ पे +3। कितना आएगा? +3। नेक्स्ट में पूछा आपको मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर क्या होता है बेटा कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। हमें पता है हमारे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4, ड्यू टू 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखोगे इसमें? ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स COF6 3+ इज पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, मैग्नेटिक स्पीसीज, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। सारी चीज हम बता सकते हैं यहाँ से। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी बता दोगे। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है। हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक नेचर। इस तरीके से आपको VBT के क्वेश्चंस को करना है कॉपी में। आपको स्टेप वाइज चलना है सारे, ठीक है? आपको यहाँ पे स्टेप वाइज कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा है बेटा गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय प्रोपेनॉन इज रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। आपसे प्रोपेनॉन का मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC पूछा है। तो IUPAC सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे किसका पूछा है आपसे? हमसे पूछा गया है प्रोपेनॉन। व्हाट इज प्रोपेनॉन? CH3 C double bond O CH3. It will react with magnesium bromide plus CH3 MgBr.
ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्लियर है? तो ड्राई ईथर में जब ये रिएक्ट करेगा तो यहां से आपका जो बनेगा कंपाउंड कैसे होता है बेटा? यहां से ये ब्रेक होता है, इस पे आता है पॉजिटिव, इस पे आता है नेगेटिव, ऐसे ही इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक करेगा और पॉजिटिव यहाँ जाके अटैक करेगा। यहाँ पे बनेगा आपका CH3 COMgBr, CH3 एंड CH3 क्लियर है? अब इसका कर देंगे बेटा हाइड्रोलिसिस। क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो होगा क्या यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है बेटा यहाँ से H+ और OH माइनस। क्लियर है? इस बार ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। क्लियर है? H+ कहाँ जाएगा? O पे, OH माइनस जाएगा Mg पे। तो जो कंपाउंड बन के रेडी होगा दैट विल CH3 OH CH3 CH3। क्लियर है? इसका आपको IUPAC बताना है। IUPAC कैसे लिखोगे? ये आप कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे, इसमें हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये आपका IUPAC जो कि आपसे पूछा गया है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।